नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर में। तारीख है 15 अप्रैल, दिन शुक्रवार। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन में ऑनलाइन स्कैम की खबरें। चैरिटी के नाम पर हो रही है लोगों के साथ धोखाधड़ी। Somebody's capitalizing on this, and I had a feeling people would fall for this, and people are falling for this. बीबीसी के साथ खास बातचीत में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बोले, मारियोपोल शहर में 95% इमारतें तबाह। 95% of all the buildings, 95%. और विवेचना में आज बात कलाइयों के सहारे खेलने के लिए मशहूर अपने जमाने के सबसे स्टाइलिश बल्लेबाज गुंडप्पा विश्वनाथ की। पटौदी ने कहा, 2 बाल्टियों को पूरी तरह पानी से भर लो और उनको दोनों हाथों से पकड़कर दिन में 3-4 बार लगातार 20 बार उठाओ। 1 महीने के अंदर मुझे इसका असर दिखना शुरू हो गया और मेरी कलाइयां मजबूत होती चली गई। बीबीसी समाचार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है कि मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दे दी है। मिस्र यूक्रेन और रूस से गेहूं का बड़ी मात्रा में आयात करता है। यह कदम रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अनाज की उपलब्धता में आई तेज गिरावट के बीच उठाया गया है। मिस्र भारत से 10 लाख टन गेहूं खरीदना चाहता है। पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि भारतीय किसान दुनिया का पेट भर रहे हैं। भारत का गेहूं निर्यात इस वर्ष की पहली तिमाही में $1.7 अरब से अधिक हो गया है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह केवल $340 मिलियन था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे की कमी और खाली पड़े पदों पर चिंता जाहिर की है। जस्टिस रमन्ना ने ये बात शुक्रवार को हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। The reason is access to justice is possible only when we provide sufficient number of courts. जस्टिस रमन्ना कह रहे थे कि लोगों को तभी न्याय दिया जा सकता है जब हम पर्याप्त संख्या में अदालतों और बुनियादी ढांचों का इंतजाम कर सकें। हमारी न्यायपालिका पर जरूरत से ज्यादा बोझ है और मामले लगातार आ रहे हैं। आपको बता दें कि देश की निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में कुल 4 करोड़ 9 लाख मामले लंबित हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कई मिसाइल हमले किए हैं। रूस ने चेतावनी दी है कि वो अभी ऐसे और हमले करेगा। रूस का कहना है कि ये बदले की कार्रवाई है। गुरुवार को रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया था कि वो सीमा पार करके रूस के कई शहरों को निशाना बनाने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेज रहा है। रूस ने इसके लिए यूक्रेन को चेतावनी भी दी थी। रूस के हालिया बयान के मुताबिक रूस की क्रूज मिसाइलों ने रात में कीव में उस फैक्ट्री को निशाना बनाया जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी शिप मिसाइलें बनाई जाती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो यूक्रेन में राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए अमेरिका के एक उच्च स्तरीय अधिकारी को यूक्रेन भेजने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन या रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के यूक्रेन दौरा करने की संभावना है। यूरोप के कई नेता राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात कर चुके हैं और धीरे धीरे अपने दूतावास यूक्रेन में खोल रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी पिछले हफ्ते यूक्रेन का दौरा किया था। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के मुद्दे पर अमेरिका पर निशाना साधा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी को साझा करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका के पास आज़ाद भारत में मानवाधिकार पर भाषण देने की कोई योग्यता नहीं है। अमेरिका भारत को कमतर आंकना और उसे अपने ग्राहक देश के तौर पर देखना बंद कर दे। अखबार ने लिखा है कि अमेरिका को उभरती हुई शक्तियों से बर्ताव करना सीखना चाहिए। पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि लोग हमारे बारे में अपना विचार रखने का हक रखते हैं, लेकिन उसी तरह हमें भी उनके बारे में अपना विचार रखने का हक है और दूसरों के मानवाधिकारों को लेकर भी हमारी राय है। यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद परिसर में आज इस्राएली पुलिस के साथ कुछ फलस्तीनियों की झड़प हो गई। इस झड़प में कम से कम 150 फलस्तीनी घायल हो गए। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट की ओर से कहा गया है कि ज्यादातर चोटें रबर की गोलियों, हथगोले और इस्राएली पुलिस द्वारा डंडों से पीटने की वजह से हुई हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री ने इस मामले पर आपातकालीन सुरक्षा बैठक बुलाई है। और दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुल नटाल प्रांत में आई भीषण बाढ़ में करीब 400 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों का कहना है कि लापता लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। ये बाढ़ तेज तूफान के बाद आई, जिसके बाद हजारों लोग बेघर हो गए और डरबन के आश्रयों में रहने लगे। राष्ट्रपति रामफोसा ने राहत कोष के इस्तेमाल के लिए आपदा की स्थिति घोषित की है। स्वागत, अभिनंदन। फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे समस्त श्रोताओं का ये बीबीसी हिंदी सेवा का डिजिटल कार्यक्रम दिन भर है भारत में शाम के 7:30 बज चुके हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। और अब बात यूक्रेन की।
यूक्रेन ने दावा किया है कि लड़ाई शुरू होने के बाद से अब तक रूस के करीब 20,000 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके ये दावा किया है। लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन में इस जारी जंग के बीच ऑनलाइन कई तरह की गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं। इनमें से कई मैसेजेस जो हैं राजनीतिक कारणों से फैलाए जा रहे हैं। लेकिन एक समूह ऐसा भी है जो इस विवाद का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के लिए दुनिया भर से आ रही संवेदनाओं से भरे पोस्ट का इस्तेमाल चैरिटी के नाम पर खुद के लिए पैसे बनाने के लिए वहां पर किया जा रहा है। बीबीसी की ग्लोबल डिसइंफॉर्मेशन रिपोर्टर हेने जिलबर्ट ने इंटरनेट पर डिजिटल पेपर ट्रेल को ट्रैक किया और वहां पर कुछ स्कैम की खबरें निकल कर आईं। सुनिए हैन जिलबर्ट की ये रिपोर्ट सुशीला सिंह की आवाज में। यूक्रेन का बुनियादी ढांचा जंग में तबाह हो गया है। युद्ध की शुरुआत के बाद यूक्रेन की सरकार ने ट्विटर पर डोनेशन के जरिए अपील की थी। देश को वापस खड़ा किया जा सके, इसके लिए जेलेंस्की ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी और इससे जुड़े कानून पर हस्ताक्षर किए। दुनिया में सिर्फ कुछ ही देशों में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता है। यूक्रेन को अभी तक करीब $70 मिलियन क्रिप्टो करेंसी के जरिए मिले हैं। इससे देश में काफी चीजें शुरू हुई हैं, लेकिन इससे कुछ अपराधी और स्कैमर भी हरकत में आ गए हैं। इंटरनेट के हर कोने से पैसों के स्कैम की खबरें आने लगी हैं। Somebody's capitalizing on this. अक्ष शर्मा एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं। वो पता लगाने में जुटे हैं कि इस तरह के स्कैम से कितने पैसे बनाए जा सकते हैं। So if you look at my history, maybe you'll... मुझे लगता था कि लोग झांसे में आ जाएंगे और लोग झांसे में आ रहे हैं। कुछ लोग इससे पैसे बना रहे हैं। आप क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट देख सकते हैं, ये इंटरनेट पर मौजूद है, कोई भी देख सकता है। आप वहां बैलेंस और ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड देख सकते हैं। जैसे एक वॉलेट जो मैंने देखा, उसमें कुल बैलेंस $90,000 था। हमने देखा तो वो वॉलेट एक फेक चैरिटी वेबसाइट से जुड़ा हुआ था। हमने पाया कि पिछला स्कैम जो फलस्तीन, अफगानिस्तान और कोविड-19 के समय पैसा इकट्ठा करने के लिए हुआ था, उसमें भी इस तरह के फेक ईमेल पतों, वेबसाइट का इस्तेमाल हुआ था। हमें ऐसे कई ईमेल मिले जिसमें लोग रेड क्रॉस और नोवा यूक्रेन जैसी असली चैरिटी की नकल भी करते दिखाई दिए। नोवा यूक्रेन एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जिसे कैलिफोर्निया में रहने वाले यूक्रेन के लोग चलाते हैं। हमने इगोर मार्कोव से बात की जो नोवा यूक्रेन चैरिटी से जुड़े हैं। ये बहुत चौंकाने वाला है कि जिन जगहों को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, वो बर्बाद हो चुके हैं। ये सब देखकर मुझे बुरा लगता है, लेकिन यही मुझे यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए प्रेरित भी करता है। मैंने भी कुछ एक ईमेल की जांच की और मुझे लगा कि ये स्कैम नोवा यूक्रेन से जुड़ा है। इस बारे में मैंने इगोर मार्कोव से पुष्टि करनी चाहिए। उन्होंने इससे इनकार किया। वैसे स्कैम से $540 बनाए गए हैं और ये फेक है। ये साबित करने के लिए कई सबूत हैं, जैसे फ्रॉम और रिप्लाई टू, यानी कहाँ से मेल आई है और कहाँ भेजी जा रही है, उसमें अलग अलग ईमेल आईडी लिखी हैं। संपर्क करने वाले बटन पर एक और फेक ईमेल आईडी लिखी है। ये खुद को यूक्रेन का बताते हैं, लेकिन इसका आईपी एड्रेस वियतनाम का है। ऐसे ही एक और ईमेल में दावा किया गया है कि वह यूक्रेन में एक डॉक्टर मैक्सिम ओरोनो का है। उसमें लिखा था कि मैं आपको खार्किव में स्माइल चिल्ड्रंस क्लिनिक की तरफ से लिख रहा हूं, जो कि रूस के हमले में तबाह हो गया था। मैंने उस डॉक्टर को खोजने की कोशिश की। मैंने गूगल अर्थ का सहारा लिया और यूक्रेन में अपने साथियों से पूछा, लेकिन बच्चों के इस क्लिनिक का कोई सबूत नहीं मिला। रिवर्स इमेज सर्च पर एक फेसबुक प्रोफाइल मिला जो एक डॉक्टर का था, जिसका ताल्लुक मेक्सिको सिटी से था। और जब हमने इस डॉक्टर का नाम पूछा तो उनका नाम था मिगुएल एंगल। इस व्यक्ति ने मेरी तस्वीर और पहचान का इस्तेमाल किया, वो भी पैसे और बच्चों के अस्पताल के लिए डोनेशन मांगने के लिए। ये पूरी तरह से गलत है। कई लोग इस स्कैम में फंसे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सच्चाई नहीं पता थी और उन्होंने पैसे दे दिए। असली चैरिटी संस्थाओं को डर है कि लोग कहीं उन पर अपना भरोसा न खो दें। वहीं यूक्रेन के लोगों को मदद की सख्त जरूरत है। तो यूक्रेन में लोगों को मदद की ज़रूरत है और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वहाँ पर ऑनलाइन स्कैम हो रहा है। ये सुशीला सिंह की आवाज़ में आप रिपोर्ट सुन रहे थे। और ऑनलाइन स्कैमिंग की खबरें पिछले दिनों अमेरिका से भी आईं। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के अनुसार एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है Axie Infinity। मार्च में वहां पर $61 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी चोरी हुई थी। ये कंपनी अपने ग्राहकों को ऑनलाइन गेम खेलकर क्रिप्टो करेंसी हासिल करने का मौका देती है। अब FBI का कहना है कि इसमें उत्तर कोरिया के लाजारस ग्रुप के हैकरों का हाथ है। अमेरिका के अधिकारियों के अनुसार ये क्रिप्टो करेंसी के इतिहास की सबसे बड़ी हैकिंग थी। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध के 50 दिन पूरे होने पर देश को संबोधित किया और यूक्रेन को बचाने वालों को सम्मान दिया।
ज़ेलेंस्की ने कहा कि बहादुर देश के ये अडिग लोग हैं, हम 50 दिनों से डटे हुए हैं और इन सब के बीच 50 दिन होने के बाद हमारी तरफ से बीबीसी संवाददाता क्लाइव मायरी पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का एक इंटरव्यू किया। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि यूरोप रूस को रोज़ाना $1 बिलियन दे रहा है ताकि वो रूस से तेल और गैस खरीद सके, और उसी रूस ने अब तक यूक्रेन को $1 बिलियन यानी माफ़ कीजिएगा, उसी यूरोप ने अब तक यूक्रेन को $1 बिलियन सैन्य सहायता के तौर पर दिए हैं जब से युद्ध शुरू हुआ है। तो आप इस कशमकश को कैसे देखते हैं, इस पर क्या कहेंगे? तो ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, सुनिए। Ми не розуміємо, як можна заробляти на крові. На жаль, деякі держави це роблять. ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किसी के खून से पैसा कैसे बना सकते हैं। ये दुर्भाग्य है कि कुछ देश ऐसा कर रहे हैं, खासकर यूरोपीय देश। उदाहरण के तौर पर जर्मनी और हंगरी को लीजिए, जिनकी वजह से रूस से तेल खरीद पर लगाए गए प्रतिबंध लागू करने को हमें दिक्कत हो रही है। जर्मनी ने रूस के खिलाफ कुछ पाबंदियों का तो समर्थन किया है, लेकिन तेल की खरीद को लेकर कड़े कदम उठाने का पूरी तरह समर्थन नहीं किया है। हमें इन देशों से बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे पर आखिर अपना अलग रुख अख्तियार क्यों किया हुआ है, वो भी यूरोपीय संघ में रहते हुए। इसके बाद क्लाइव मायरी ने पूछा कि आप इस युद्ध को रोकने के लिए शांति प्रयास कैसे करेंगे? शांति वार्ता की मेज पर आखिर आप बैठेंगे कैसे, क्या करेंगे? Як можна закінчити цю війну? Чи є багато वैरिएंट у президента? ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि क्या युद्ध में शामिल एक देश के राष्ट्रपति के पास कुछ करने के लिए ज्यादा विकल्प होते हैं? क्या हमें तब तक लड़ना चाहिए जब तक अंतिम यूक्रेनी जीवित है, या वो करें कि जैसा कि कुछ देशों के लोग चाहते हैं, या वो हर कोशिश करें जिससे दसियों हजार या हजारों हजार लोग या लाखों लोग ना मारे जाएं, जिससे विश्व युद्ध 3 रुक सके? हम वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे युद्ध खत्म हो, जिससे यूक्रेनी पूरी तरह तबाह ना हो, लेकिन सवाल है कैसे? ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी के पास भी इसका 100% सही उत्तर है। अगर होता तो शायद अब तक युद्ध थम चुका होता। तीसरा सवाल क्लाइव मायरी ने अपने इंटरव्यू में पूछा कि क्या आपको पूर्वी यूक्रेन में लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में पश्चिमी देशों से हथियार मिल रहे हैं? Чи всього достатньо? Ми вважаємо, що ні. The priority word is sooner. The priority words quickly. ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हमें हथियार चाहिए और आज ही चाहिए। हम इंतजार नहीं कर सकते कि कोई देश कब ये तय करेगा कि वो हमें हथियार दे। जब हम अमेरिका, ब्रिटेन या अन्य यूरोपीय देशों की बात करते हैं तो वो हमारी मदद के लिए तैयार हैं और वो कर भी रहे हैं, लेकिन हमें ये जल्दी से जल्दी चाहिए। हमें और हथियार चाहिए। क्या सब कुछ पर्याप्त होता है? मुझे लगता है नहीं। सही प्राथमिकता वाला शब्द है जल्दी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, अभी, क्योंकि हम अभी लड़ रहे हैं, कल नहीं लड़ रहे, परसों नहीं। अंतिम सवाल ज़ेलेंस्की का जो हम यहाँ पर आपको इंटरव्यू सुनवा रहे हैं, उसमें एक सवाल, उस अंश से अंतिम सवाल ये है कि ज़ेलेंस्की से क्लाइव मायरी ने पूछा कि मारियोपोल की स्थिति के बारे में आपका क्या विचार है, क्योंकि वहां पे कुछ भी पता नहीं लग रहा। तो ज़ेलेंस्की ने क्या उत्तर दिया? 95% of all the buildings, 95% destroyed in Mariupol. They're one of the biggest city, not only in Ukraine, in Europe. ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि 95% इमारतें मारियोपोल में नष्ट हो चुकी हैं। मारियोपोल, जो कि यूरोप के सबसे बड़े शहरों में से एक है, वहां पर 5 लाख लोग रहते हैं। कितने लोग मारे गए नहीं पता। रूसी जो कह रहे हैं वो झूठ है, किसी को कुछ नहीं पता। वहां पर कितने लोग बचे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये था वो अंश ज़ेलेंस्की का इंटरव्यू का, जो कि बीबीसी से उन्होंने खास बातचीत में क्लाइव मायरी के साथ खास बातचीत की। उसी का अंश हम आपको सुनवा रहे थे, उसका अनुवाद हम आपको सुनवा रहे थे। और अब बात कर लेते हैं कुछ छात्रों की। भारत से आपको रूबरू करवाते हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि भारत से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर यूरोपीय जियो साइंस यूनियन की एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस कॉन्फ्रेंस को जनरल असेंबली कहते हैं। सालाना तौर पर होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में जियोलॉजिकल साइंसेस, जल संसाधन, जलवायु परिवर्तन के विज्ञान जैसे क्षेत्रों से जुड़े हजारों रिसर्च स्कॉलर हिस्सा लेते हैं। इस बार भारतीय छात्रों को भी में जाना है, लेकिन वहाँ की एजेंसी इन्हें मना कर रही है कि वो वहाँ पर नहीं आ सकते। वजह है कि कोरोना की सिर्फ 5 वैक्सीन को यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने मान्यता दी है। इसमें ऑक्सफर्ड, एस्ट्राजेनेका,
फाइजर बायोटेक, बायोएनटेक, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और नोवावैक्स शामिल हैं। यानी जिन लोगों को ये वैक्सीन लगी है वही इन देशों में ठहर सकते हैं। अब इस लिस्ट में भारत में बनी कोवैक्सीन और यहाँ उत्पादन की जाने वाली कोविशील्ड को जगह नहीं दी गई है। छात्र परेशान हैं और उन्हीं परेशान छात्रों से बीबीसी संवाददाता अभिनव गोयल ने बात की। These conferences बहुत जरूरी है सारे नेटवर्किंग के लिए टू गेट पोस्ट डॉक पोजीशन। 1 मार्च के बाद उनका जब भी एक्सेप्टेंस आता है तो पहले सिर्फ एस्ट्राजेनेका था, तो वी थॉट कि कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए हमने फिर ये फर्दर प्रोसेस स्टार्ट की मैंने कि काफी सारे इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करना इनवाइटेड टॉक्स के लिए। तो मुझे ऐसे 3 जगह से टॉक के ऑफर आए, ICTP इटली, मैक्स प्लैंक और कॉन्फ्रेंस में जो मेरा टॉक था तो है वो वहाँ भी। तो फिर रिसेंटली 7 अप्रैल में इन्होंने रिलीज, तो हम इंस्टीट्यूट से भी हमने सारी प्रोसेस स्टार्ट कर दी एंड वी हैव इनिशिएटेड द वीजा प्रोसेस आल्सो। और फिर 7 अप्रैल को TGO वालों ने रिपोर्ट किया, अपडेटेड देयर वेबसाइट स्टेटिंग दैट दी कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका इज अलाउड बट नॉट कोविशील्ड। ये कभी पहले मेंशन नहीं था, पोर्टल में कहीं मेंशन नहीं था कि कोविशील्ड अलाउड नहीं है। जर्मनी में अलाउड है और जो मेरा इटली में है वहाँ पे मुझे स्टे वो अलाउ कर रहे हैं। मुझे मेरा इंस्टीट्यूट में गेस्ट हाउस में ही स्टे है, वो बुकिंग के लिए वो अलाउ कर रहे हैं। ओनली मुझे एक बूस्टर शॉट लेना पड़ेगा, बट ऑस्ट्रिया में वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, हमें कॉन्फ्रेंस सेंटर में भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये थी प्रियांशी, परेशान हैं क्योंकि इन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा है। अभिनव ने एक और छात्र शुभम से बात की जो बता रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की एक वैक्सीन को तो शामिल किया गया है लेकिन जो भारत में उत्पादित कोविशील्ड है उसे नहीं शामिल किया गया। इंडिया से बहुत सारे फैकल्टी और ज्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है जैसे ऑन एन एवरेज हर मतलब IISc बड़े जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उससे 15 से 20 स्टूडेंट्स जाते हैं। उसके बाद फिर हमारा जब एक्सेप्टेंस आ गया फेब में, उसके बाद मार्च में रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए। इसके मार्च में उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन करा तो हमने मार्च में रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब एक्चुअली क्या था, उसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि आप जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के थ्रू जो वैक्सीन ऑथराइज्ड हैं वो आपके पास होनी चाहिए, तब हम आपको उसमें एंट्री देंगे। तब तक उसमें एस्ट्राजेनेका का नाम था और WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से उनकी जो गाइडलाइन है उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड आर इंटरचेंजेबल एंड सेम। तो तब हम लोगों ने बोला कि जब एस्ट्राजेनेका अलाउड है तो कोविशील्ड भी अलाउड होगी। फिर बाकी स्टूडेंट्स ने, क्योंकि हमें फंडिंग अरेंज करनी होती है, वीजा प्रोसेस के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं, तो हम उन सब चीजों में लग गए। मतलब मार्च एंड में और अप्रैल फर्स्ट वीक में जब लोगों के स्टूडेंट्स के मेल गए तब उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन डाला कि नहीं, कोविशील्ड हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, और ये चीज 7 अप्रैल को अपनी वेबसाइट में मेंशन कर दी। तो अब उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एस्ट्राजेनेका तो है लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया नॉट कोविशील्ड। बस यही पॉइंट हमारा है कि जब कोविशील्ड WHO बोल रहा है कि एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड सेम है, तो ऑस्ट्रियन मिनिस्ट्री या ऑस्ट्रियन जो भी गवर्नमेंट है वो कोविशील्ड को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है। तो इस बीच लोगों की टिप्पणी भी आ रही है। वीरेंद्र कुमार शर्मा कह रहे हैं कि हर देश अपने हिसाब से बातें कर रहा है और WHO चुपचाप बैठा तमाशा देख रहा है। हीरालाल कहते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया के लिए एक रोग बनता जा रहा है, उसी की वैक्सीन अलाउ हो रही हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि क्या ये कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन अटेंड नहीं हो सकती है, अगर हो सकती है तो की जानी चाहिए। तो भारतीय छात्र अपने अपने स्तर पर ऑस्ट्रिया से लेकर भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और अब वो जिसका आप सबको इंतजार है और आप लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, विवेचना। फौलाद जैसी ताकत थी विश्वनाथ की कलाइयों में। गुंडप्पा विश्वनाथ जी अपने ज़माने में न सिर्फ भारत के सबसे स्टाइलिश बल्लेबाज थे बल्कि कलाइयों के सहारे बेहतरीन स्क्वायर कट लगाने के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर थे। हाल ही में उनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है, रिस्ट एश्योर्ड, जिसमें उन्होंने अपने क्रिकेट जीवन के बारे में विस्तार से बात की है। रेहान फसल विश्वनाथ के कारनामों पर रोशनी डाल रहे हैं। सुनिए विवेचना। गुंडप्पा विश्वनाथ के बारे में कहा जाता था कि उनकी कलाइयां फौलाद की बनी हैं। जब वो स्क्वायर कट खेला करते थे तो बल्ले से गेंद के मिलने की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजा करती थी। लेकिन एक जमाना यह भी था कि विश्वनाथ के लगाए शॉट बाउंड्री तक भी नहीं पहुंच पाते थे। तभी टाइगर पटौदी ने उन्हें एक जबरदस्त सलाह दी। विश्वनाथ अपनी आत्मकथा रिस्ट एश्योर्ड में लिखते हैं, हैदराबाद के खिलाफ रणजी मैच के बाद पटौदी मेरे पास आए और पूछा, क्या तुम जिम में कुछ वक्त बिताते हो? मैंने कहा, जिम और मैं
कभी नहीं। पटौदी बोले, क्या तुम्हारे घर में बाल्टियां हैं? जब मैंने कहा हाँ, तो पटौदी ने कहा 2 बाल्टियों को पूरी तरह पानी से भर लो और उनको दोनों हाथों से पकड़कर दिन में 3-4 बार लगातार 20 बार उठाओ। मैंने सोचा टाइगर मजाक कर रहे हैं, लेकिन पटौदी ने कहा वो पूरी गंभीरता से ये सलाह मुझे दे रहे हैं। मैंने पटौदी की सलाह का पालन करना शुरू कर दिया। 1 महीने के अंदर मुझे इसका असर दिखना शुरू हो गया और मेरी कलाइयां मजबूत होती चली गईं। तभी तो 1972 में इंग्लैंड भारत सीरीज कवर करने आए गार्डियन अखबार के संवाददाता फ्रैंक कीटिंग ने टिप्पणी की थी कि विश्वनाथ की बाह में लोहार जैसी ताकत है। वर्ष 1969 में विश्वनाथ ने कानपुर में पटौदी के नेतृत्व में ही अपनी शानदार गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को 224 रनों पर आउट कर भारत को ऐतिहासिक विजय दिलवाई। उस टेस्ट को याद करते हुए पूर्व भारतीय विकेटकीपर सैयद किरमानी कहते हैं, ऐसा बेहतरीन बैट्समैन बल्लेबाज जो रिस्टी प्लेयर हमारे जमाने का उससे बेहतर कोई नहीं देखा मैंने। इनकी स्क्वायर कट और इनका लेट कट, पर्टिकुलरली लेट कट जो इन्होंने खेलते हैं, कोई नहीं खेला सारी दुनिया में। उस जमाने में ना हेलमेट थी, ना सही इक्विपमेंट था हमारे इंडिया में। बस अपने कैपेबिलिटी और हिम्मत के साथ उन्होंने जो खेला है। वेस्ट इंडीज के जितने भी तेज गेंदबाज थे, सारी दुनिया में सबसे तेज गेंद करने वालों में से माने जाते थे, और इनको खेलना खास तौर से जिगर और दिल होने चाहिए। लेकिन विश्वनाथ ने अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली मद्रास के अगले टेस्ट में। चेपॉक की वो पिच बहुत तेज थी और उसमें उछाल भी बहुत था। रॉबर्ट्स की घातक गेंदबाजी के सामने भारत ने 76 रनों पर 6 विकेट खो दिए थे। जब 8वें नंबर पर करसन घावरी बैटिंग करने आए तो विश्वनाथ ने चार्ज संभाल लिया। विश्वनाथ याद करते हैं, मैंने कुछ फैंसी शॉट्स लगाने के बजाय अपने खेल के मजबूत पक्ष पर ध्यान देने का फैसला किया। रॉबर्ट्स की एक गेंद मुझे अभी भी याद है, जब मैंने उनकी ऑफ स्टंप पर पिच की हुई गेंद को कलाई के बल पर मिड ऑन पर चौके के लिए मारा था। उसी तरह बॉयज की एक गेंद पर भी स्ट्रेट ड्राइव लगाकर मैंने 4 रन बटोरे थे। मैंने इन शॉट्स में कोई ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि गेंद मेरे बल्ले से गोली की तरह निकली थी। ये शायद उन पानी से भरी बाल्टियों का कमाल था जिन्हें उठाने की सलाह टाइगर पटौदी ने मुझे दी थी। Boys to Vishwanath, and he nicely turns him away off his toes for 4. जुलाई 2001 में विजडन ने इस पारी को 38वीं सर्वकालिक महान पारी और दूसरी गैर शतकीय महान पारी घोषित किया। इस पारी के 47 साल बाद भी लोग विश्वनाथ की इस पारी को भूल नहीं पाए हैं। विश्वनाथ लिखते हैं, मैंने बेदी के साथ मिलकर 9वें विकेट के लिए 52 रन जोड़े। जब चंद्रशेखर बल्लेबाजी करने उतरे तो मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कुल 1 रन बनाया, लेकिन 38 मिनटों तक क्रीज पर जमे रहे और हमारे बीच 21 रनों की साझेदारी हुई। इस बीच हम करीब 1 दर्जन बार रन आउट होते होते बचे। हमने हमेशा ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर सिंगल लेने की कोशिश की ताकि अगले ओवर की पहली गेंद मैं ही खेलूं। उस दिन चंद्रा इस तरह दौड़ रहे थे कि उसेन बोल्ट भी उनके सामने शर्मा जाते। विश्वनाथ आगे लिखते हैं, जब मैं 96 पर था तो मैंने रॉबर्ट्स की गेंद पर बेहतरीन स्क्वायर कट किया। मैं तेजी से नहीं दौड़ा क्योंकि मुझे यकीन था कि गेंद चौके के लिए ही जाएगी। मैंने 3/4 पिच पार की थी कि मैं क्या देखता हूँ कि बॉयज ने गेंद उठाकर तेजी से विकेट कीपर की तरफ फेंकी। तब तक चंद्रशेखर 1 रन ले चुके थे और दूसरा रन लेने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे, लेकिन मैं किसी भी हालत में अपनी क्रीज तक नहीं पहुंच सकता था। चंद्रशेखर गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। मैंने उन्हें शांत किया और कन्नड़ में उनसे कहा, अगली गेंद शॉर्ट गेंद होगी, लेकिन आप उसे खेल जाएंगे। लेकिन रॉबर्ट्स की वो गेंद लेग कटर थी। चंद्रशेखर के बल्ले से निकले एज को क्लाइव लॉयड ने स्लिप में लपक लिया। पवेलियन लौटते हुए चंद्रशेखर ने मुझसे कहा, तुम्ही ने कहा था कि वो शॉर्ट गेंद फेंकेगा, इसीलिए मैं बाउंसर की उम्मीद कर रहा था। तुम्हारी वजह से मैं आउट हुआ हूँ। मुझे शतक ना मार पाने का दुख था, लेकिन मेरे शतक ना मार पाने पर मुझसे ज्यादा दुखी थे चंद्रशेखर। मैंने उन्हें दिलासा दिया, मैं 97 नाबाद रन बनाकर भी खुश हूँ। अब आप हमें अपनी गेंदबाजी से मैच जितवाइए। The end comes when Chandrasekhar is caught by Lloyd off Roberts for 1, leaving Vishwanath unbeaten with a magnificent 97. Roberts does a great job for the West Indies
claiming 7 wickets for 64 runs. भारत ने 190 रन बनाए। प्रसन्ना ने 5 विकेट लिए। दूसरी पारी में अंशुमान गायकवाड़ के 80 रनों की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज के सामने दूसरी पारी में 256 रन बनाने का लक्ष्य रखा, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 154 रन ही बना सकी और भारत ने 2-2 से सीरीज बराबर कर ली। 1977 के ऑस्ट्रेलिया दौरे में उन्होंने तेज पिचों पर उस समय के सबसे तेज गेंदबाज जेफ टॉमसन को पूरी महारत के साथ खेला। 1978 के पाकिस्तान दौरे में जब फैसलाबाद टेस्ट में विश्वनाथ ने शतक लगाया तो वो टेस्ट खेलने वाले सभी देशों के खिलाफ शतक मारने वाले पहले भारतीय बन गए। रवि शास्त्री अपनी किताब प्लेयर्स इन माई लाइफ स्टार गेजिंग में लिखते हैं, हेलमेट के पहले के समय में विश्वनाथ शायद तेज गेंदबाजी को खेलने वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज थे। उनमें तेज गेंदबाजों के खिलाफ जवाबी हमला करने की गजब की क्षमता थी। विश्वनाथ न सिर्फ अपने समय के सबसे स्टाइलिश बल्लेबाज थे, बल्कि खराब विकेट पर उस समय उनसे बेहतर भारत में कोई भी नहीं खेलता था। सुनील गावस्कर का भी मानना था कि विश्वनाथ उनसे बेहतर बल्लेबाज थे, क्योंकि उनके पास हर गेंद को खेलने के लिए कम से कम 3 स्ट्रोक हुआ करते थे। गावस्कर अपनी किताब आइडल्स में लिखते हैं, हम में से अधिकतर लोग अपने शॉट लगाने के लिए खराब गेंदों का इंतजार किया करते थे, लेकिन विश्वनाथ अकेले शख्स थे जो अच्छी गेंदों पर भी स्ट्रोक लगाने के लिए जाने जाते थे। विश्वनाथ को पटौदी और बेदी के नेतृत्व में मुझसे पहले भारत का उपकप्तान बनाया जाना चाहिए था। इसकी वजह यह थी कि वो मुझसे सीनियर थे और लोकप्रियता और क्रिकेट की जानकारी में उनका सानी कोई नहीं था। विश्वनाथ को जब बाद में भारत के कप्तान बनने का मौका मिला तो उन्होंने खेल भावना की ऐसी मिसाल कायम की जिसे आज तक याद रखा जाएगा। बंबई में इंग्लैंड के खिलाफ जुबली टेस्ट में भारत की टीम 242 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड ने 85 रन पर 5 विकेट खो दिए थे। तभी कपिल की गेंद ने टेलर के बल्ले का किनारा लिया और किरमानी ने गेंद को कैच कर लिया। सभी भारतीय खिलाड़ियों ने अपील की और अंपायर हनुमंत राव ने अपनी उंगली भी उठा दी। विश्वनाथ लिखते हैं, मैं पहली स्लिप पर फील्ड कर रहा था। मैंने अपनी बाईं तरफ विकेटकीपर किरमानी की तरफ देखा। उन्होंने ना में सिर हिलाया। दाहिनी तरफ खड़े गावस्कर ने भी अपने कंधे उचका दिए। हम 3 खिलाड़ी खड़े होकर मंत्रणा करने लगे कि हमें क्या करना चाहिए। गावस्कर ने कहा, आप कप्तान हैं, आप जो भी फैसला लेंगे हम उसका समर्थन करेंगे। टेलर धीमे धीमे पवेलियन की तरफ बढ़ रहे थे। मैं अंपायर राव के पास गया और बोला, सर हम अपनी अपील वापस लेना चाहेंगे। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े इयान बॉथम ये सब नजारा देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे अंपायर की तरफ जाते देखा, उन्होंने चिल्लाकर टेलर से रुक जाने के लिए कहा। मैंने टेलर से वापस आने और बैटिंग जारी रखने के लिए कहा। पिच पर आते ही टेलर और बॉथम दोनों ने मुझसे कहा, वेल डन विश, गुड शो। ये अलग बात है कि विश्वनाथ की ईमानदारी से भारत को बहुत नुकसान हुआ। टेलर और बॉथम ने छठे विकेट के लिए 171 रन जोड़े और भारत वो मैच 10 विकेट से हार गया। विश्वनाथ ने भारत के लिए 91 टेस्ट खेलकर 41.93 के औसत से 6080 रन बनाए। क्रिकेट में 41.93 रन प्रति पारी के औसत को एक महान खिलाड़ी का औसत नहीं माना जाता। जब क्रिकेट पंडित विश्वनाथ के क्रिकेट करियर पर नजर दौड़ाते हैं तो वो उनके रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर अपना वक्त जाया नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि रिकॉर्ड किसी खिलाड़ी की महानता की असली कहानी बयान नहीं करते। विश्वनाथ स्क्वायर कट और लेट कट के खुदा थे। वो दृश्य देखने लायक होता था जब वो घुटनों के बल बैठकर तेज गेंदबाज को स्क्वायर ड्राइव किया करते थे। मिड विकेट की तरफ किए गए उनके फ्लिक भी उनको बहुत रन दिलवाते थे। उनके साथ कई टेस्ट खेल चुके और कई दौरों में उनके रूममेट रह चुके मदन लाल बताते हैं, क्या बात है, मतलब उनका जो स्ट्रोक प्लेइंग था, कट तो मैं समझता कि उससे अच्छी कोई मारता भी नहीं होगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर एवर। उनका खास बात थी कि बड़ा काफी लेट खेलते थे और बड़ा परफेक्शनिस्ट, बहुत जबरदस्त थे वो। ऑन साइड में जो पांव उठा के मारते थे, वो क्या बात है। उसके हर शॉट हमें अभी भी याद है उनके। डेनिस लिली ने अपनी आत्मकथा मिनेस में लिखा था कि गावस्कर जरूर एक महान बल्लेबाज थे, लेकिन मैं विश्वनाथ को उनसे ऊपर रेट करता हूँ।
वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाले सर्वश्रेष्ठ भारतीय बल्लेबाज थे, जिन्होंने हमारे खिलाफ एक के बाद एक कई बेहतरीन पारियां खेली। विश्वनाथ के करियर की खास बात रही कि जब जब उन्होंने शतक लगाया, भारत वो टेस्ट नहीं हारा। या तो उस टेस्ट में भारत की जीत हुई या उसके खेल की बहुत तारीफ की गई। रेहान फजल, BBC, दिल्ली। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। दिन भर में आज इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।